नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रणनीति श्रृंखला के अंतर्गत कला और संस्कृति के विषय को मुख्य परीक्षा के साथ में जोड़ करके देखेंगे कि आखिर आप जब कला और संस्कृति की तैयारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो क्या प्रक्रिया यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हम जब सिविल सेवा परीक्षा को देखते हैं तो यहाँ पर इतिहास विषय में हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय देखने होते हैं। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय, फिर भारतीय विरासत और संस्कृति के विषय हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय। तत्पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं विश्व इतिहास के विषय और अंततः आजादी के बाद का भारत। तो ये कुल विषय हमारे सामने इस प्रकार से आते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसका संबंध हमें मूल रूप से प्रारंभिक परीक्षा के साथ में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर आप भारतीय विरासत और संस्कृति के विषय को देखें और आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय को देखें तो इसको हम जोड़ करके देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा और इसके साथ साथ में मुख्य परीक्षा के विषय। अंततः हम यहां पर देखते हैं विश्व इतिहास और आजादी के बाद का भारत। और इन विषयों को देखते हुए यह विषय हमारे सामने आता है कि मुख्य परीक्षा के साथ में ये मूल रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप सिविल सेवा परीक्षा को देखें तो इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें एक विषय दूसरे विषय से, एक विषय के अंदर में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जुड़ाव देखने को मिलता है। वो सीधी सी बात है, सारे विषयों में तो नहीं मिलेगा लेकिन अधिकांशतः आपको यह संबंध देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी करना एक तरीके से ये एक चक्रीय तैयारी होती है जहां पर आपके विषय उपविषय ये सब एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ना शुरू करते हैं। और अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को देखें, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, अक्सर हम इस बात को देखते हैं विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के अंदर में या न्यूनतम 2 विषय तो हमारे सामने आते ही हैं जुड़ करके, जिनका हमको विश्लेषण करना होता है, चर्चा करनी होती है। ऐसे में आप अगर यहां पर देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास ये आधार के रूप में कार्य करते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति के लिए। भारतीय विरासत और संस्कृति जिसे प्रसिद्ध रूप में विद्यार्थी कला और संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग ने निर्धारित किया है, अगर आप इस पाठ्यक्रम को देखें तो इस पाठ्यक्रम में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया, भारतीय विरासत और संस्कृति के विषय। अब आप यहां पर इस बात को समझिए कि आखिर पाठ्यक्रम को किस तरीके से निर्धारित किया गया है। सबसे पहला विषय हमारे सामने यही होगा। प्रारंभिक परीक्षा में हम जब कला और संस्कृति का पाठ्यक्रम देखते हैं तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, उस पूरी क्लास को आप देखेंगे तो वहां पर प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, केवल एक पंक्ति। लेकिन हम जब मुख्य परीक्षा में आते हैं तब यहाँ पर पाठ्यक्रम में थोड़ी अधिक स्पष्टता हमें देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ देखें
भारतीय विरासत और संस्कृति का जो पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें क्या लिखा गया है? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। आप यहां पर देखें, कला के रूप। अब कला के कई रूप होते हैं। दृश्य कला होती है हमारे सामने साहित्य कला भी होती है। ये जो साहित्य है ये भी कला का ही एक रूप है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कलाएं भी हैं जिनका प्रदर्शन किया जाता है, जिन्हें हम प्रदर्शन कला कह देते हैं। अब इनमें फिर उपविभाजन भी हमारे सामने आते हैं, तो बड़ा विषय हो गया। लेकिन आप आगे देखिए, आपसे कहा है साहित्य। साहित्य कला का एक रूप है जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही वास्तुकला। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो कला के रूपों में साहित्य और वास्तुकला का विशेष रूप से यहां पर नाम लिया गया है। मतलब इन पर तो हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि कला के रूप, जो सबसे पहले यहां पर लाइन लिखी हुई थी, इसी लाइन को फिर से देखें तो कला के जो अन्य रूप हैं हमें उनका अध्ययन भी करना पड़ेगा। हालांकि विशेष ध्यान साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलुओं पर ही रखना है। अब इस खंड की जो उपयोगिता है मुख्य परीक्षा के अंदर में, उसको समझने के लिए विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आइए जरा उनकी संख्या देख लेते हैं। आप यहां पर देखें, 2013 में मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम आया था। 2013 से लेकर के 2022 तक अगर हम यहां पर देखें तो हमें कभी 3 प्रश्न, कभी 4, कभी 2, फिर 2, फिर 1, 4, 1, 4, 1, 3 2022 में। तो मूल रूप से अगर आप देखें तो हमें यहां पर औसतन 2 से 3 प्रश्न तो देखने को मिल रहे हैं। हम कुछ एक खास वर्षों को आधार बना करके निर्णय तो कर नहीं सकते, तो हमें एक औसत को लेकर के चलना होता है। और 2 से 3 प्रश्न, अगर हम यहां पर एक औसत अंक यहां पर निकालें तो 35 से 40 अंक यहां पर हमारे सामने उभर करके आते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के अंदर में। ये बात ध्यान रखें कि जो कला और संस्कृति का विषय है, ये मुख्य परीक्षा के अंदर में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ में, इसी खंड में आप आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय भी देखते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 में विश्व इतिहास के विषय देखते हैं। आजादी के बाद के भारत के विषय देखते हैं। आप भारतीय विरासत और संस्कृति का महत्व तो मुख्य परीक्षा में स्पष्ट है कि एक तो आधुनिक भारतीय इतिहास और दूसरा भारतीय विरासत और संस्कृति, या यूं कहें कला और संस्कृति। इन 2 खंडों को तो आप मुख्य परीक्षा के स्तर पर छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, आजादी के बाद के भारतीय इतिहास की बात करें, तो वहां से जो प्रश्न है वो हमें कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, लेकिन उसका अपना एक अलग महत्व है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी मूल रूप से भारतीय विरासत और संस्कृति की जो उपयोगिता है अंकों के स्तर पर हमने वो देखी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मुख्य परीक्षा के अंदर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है। एक बार वो प्रवृत्ति आपको स्पष्ट हो जाती है तो ऐसे में जो अध्ययन की रणनीति है, विषयों का विभाजन है, उसको तय करना अपने आप आसान हो जाता है। आप जरा यहां पर देखिएगा, प्रश्नों की प्रकृति में एक प्रश्न 2022 की मुख्य परीक्षा में आया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। भारतीय मिथक, मिथक अर्थात पुराण आदि, लोक मान्यताएं, परंपराएं, ये कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ अर्थात बैल की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर वही विद्यार्थी अच्छे से लिख सकता है जिसने कि प्राचीन भारतीय इतिहास मुख्य रूप से, इसके अलावा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जहां पर खासतौर पर चोल काल में हम नंदी की आदम कद प्रतिमाओं को देखते हैं। अगर समय रेखा स्पष्ट है किसी विद्यार्थी को, तो वो
पाषाण काल से शुरू करते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में, कि वहां पर भी हमें वृषभ की आकृति देखने को मिलती है मोहर के ऊपर में। इसके अलावा और आगे बढ़ते हुए हम जब बौद्ध और जैन धर्म को देखते हैं तो भगवान बुद्ध के साथ में भी हम वृषभ का बैल का संबंध देखते हैं। मौर्य काल में भी अशोक के स्तंभों में इसकी आदमकद मूर्तियां बनाई गई हैं। ऐसे ही आप सिंह को भी अशोक के स्तंभों के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। जैन धर्म के अंदर में भी सिंह को एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, महावीर स्वामी के साथ में जोड़ करके। देवी दुर्गा के वाहन के रूप में भी हम सिंह को देखते हैं मिथकीय परंपरा के अंदर में, और वृषभ को भगवान शिव के वाहन के रूप में देखते हैं मिथकीय परंपरा के अंदर में। आप समझिए, यह प्रश्न अपने आप में अनुप्रयोग पर आधारित था, लेकिन वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्होंने कला और संस्कृति को प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ में जोड़ करके पढ़ा होगा। बहुत अच्छे से इसका उत्तर वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। अब देखिए, भक्ति साहित्य की प्रकृति का हम जब मूल्यांकन करने की बात करते हैं तो किस प्रकार से भक्ति का उदय हुआ, इस विचारधारा का उदय किस प्रकार से हुआ, यह एक बड़ा विषय हमारे सामने रहता है। जैसे 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास में, मूल रूप से 7वीं शताब्दी के समय में, तमिल क्षेत्र में पल्लव राजवंशों के समय में हम अलवार और नैनार संतों को देखते हैं, जहां पर पल्लव राजाओं को हम देखते हैं, उन्हीं के साथ साथ में हम अलवार और नैनार संतों को भी देखते हैं, जो कि शैव और वैष्णव परंपरा के साथ में जुड़े हुए थे। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हम 13वीं 14वीं शताब्दी आते हुए उत्तर भारत में भक्ति के विकास को देखना शुरू करते हैं, भक्ति की पूरी विकास यात्रा। और इसके अलावा कि अब आखिर इसका योगदान क्या रहा, इसका मूल्यांकन किस प्रकार से हम करें, इसकी प्रकृति का मूल्यांकन किस प्रकार से करें। तो हम जब प्रकृति को देखते हैं, भक्ति साहित्य को खास तौर पर, तो एक ईश्वर की उपासना, इसके अलावा विभिन्न धर्मों के बीच में सहिष्णुता को बढ़ावा देना, इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं कि इस भक्ति साहित्य की मदद से ही महिलाओं से संबंधित विषयों को उभारा गया। इसके अलावा अगर हम योगदान की तरफ जाएं तो एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने उभर करके आता है कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में अमूल्य योगदान किया है। जैसे आप देखें, चाहे वो तमिल भाषा हो, चाहे मराठी हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे बंगाली हो, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, शंकर देव जी के द्वारा असमिया हो, महाराष्ट्र में अभंगों की रचना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि भक्ति साहित्य का या भक्ति और सूफी आंदोलन के जो विषय हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा में तो महत्वपूर्ण रहते भी हैं, मैंने वहां पर भी आपको बताया है। उसके अलावा ये मुख्य परीक्षा के अंदर में भी काम के रहते हैं। आप आगे देखिए, एक अगला विषय है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। अब जरा समझिएगा, शैलकृत स्थापत्य तो मूल रूप से आपसे पत्थरों को, चट्टानों को काट करके जो स्थापत्य के संरचनाएं बनाई जाती हैं उनकी बात कर दी। शुरुआती दौर में आप किसको देखोगे? गुफाओं को देखेंगे। शुरुआती गुफाएं खास तौर पर अशोक के समय में, मौर्य काल में जो गुफाएं बनी हैं, ऐसे ही पर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाग की गुफाएं और अन्य क्षेत्रों में ऐसे अनेक शैलकृत स्थापत्य गुफाओं के रूप में हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मंदिरों के निर्माण को भी हम यहां पर जोड़ करके देखते हैं। चट्टानों को काट करके जो मूर्तियां बनाई गई हैं हम उनको भी यहां पर देखते हैं। अब इनसे हमें किस प्रकार से उस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसकी जानकारी कैसे मिलती है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि शैलकृत स्थापत्य को जोड़ दिया गया है कला एवं इतिहास के ज्ञान के स्रोत के रूप में। इसके अलावा आप देखें कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। देखिए, ये एक ऐसा विषय रहता है
जिसके संबंध में अक्सर लोग चर्चाएं नहीं करते हैं। मैं अभी जब विषयों को यहां पर निर्धारित करूंगा तो वहां पर बताऊंगा कि एक अधिकारी के रूप में आपका जो योगदान होता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो यहां पर आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भारतीय संविधान के अंदर में नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में, इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके अंदर में भी इस बात को बार बार बोला गया है कि अपनी विरासत का हम संरक्षण करेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे। तो कला और संस्कृति के जो विषय हैं, इनमें जो निरंतरता की बातें हैं, इनके जो संरक्षण की बातें हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। अब प्रश्नों की प्रकृति को देखने के बाद में हम जब महत्वपूर्ण विषयों का यहाँ पर निर्धारण करते हैं तो वास्तुकला के विषय प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक, हालांकि अधिकांश विषय हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मिल जाते हैं, लेकिन अब लिखा है आधुनिक भारतीय इतिहास तो पढ़ना तो चाहिए। फिर ऐसे ही चित्रकला के विषय, अगर कलाओं के विकास को आप देखें तो चित्रकला का विकास हमें सबसे अधिक पुराना दिखाई पड़ता है। हम मध्य पाषाण काल से इसके विकास को देखते हैं, यहां तक कि अगर हम इसके अत्यंत प्राचीन विकास को देखने जाएं तो हम जो पूरा पाषाण काल है उसकी जो अंतिम अवस्था है, उच्च पूरा पाषाण काल, वहां से भी कई सारे चित्रों को हम देख पाते हैं। निश्चित रूप से चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण रहती है। भक्ति और सूफी आंदोलन, मूर्तिकला के विषय, शास्त्रीय नृत्य के विषय, साहित्य और विदेशी यात्री, भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिक्का शास्त्र, विज्ञान और तकनीकी के विषय, तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जो कि मुख्य परीक्षा के लिए हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। आप यहाँ पर खास तौर पर देखें कि वास्तुकला से जुड़े हुए विभिन्न पहलू, कि वास्तुकला के अंदर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इमारतें, भवन, अभिलेख वगैरह, इसके अलावा स्तंभ, चट्टानों के ऊपर में जो विभिन्न संरचनाएं बना दी जाती हैं वो, गुफा स्थापत्य, मंदिरों का स्थापत्य, मध्यकाल के अंदर में आकर के जो मस्जिदों आदि का निर्माण आरंभ होता है, मीनारों का निर्माण आरंभ होता है, मकबरे बनाए जाते हैं, शाही इमारतें बनाई जाती हैं, ये सब वास्तुकला के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। और इन विषयों को पढ़ने का सही तरीका क्या रहता है? सही तरीका रहता है कि हम एक विषय को उठाएं, जैसे वास्तुकला को हमने उठाया, तो प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में तो किस तरीके से वास्तुकला का विकास हुआ प्राचीन काल में, फिर मध्यकाल में और फिर आधुनिक काल में। अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको निरंतरता समझ में आती है। इसके साथ में जो विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा आपको समझ में आती है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर अधिकांशतः प्रश्न उठते हैं। ऐसे ही हम अन्य विषयों को भी जोड़ करके देख सकते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। ऐसे ही भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैसे आप जब स्तूप स्थापत्य को देखते हैं, स्थापत्य के अंदर में ये स्तूप का विषय भी आता है, तो स्तूप कला को अगर आप देखें, स्थापत्य को, तो इसके पीछे का दर्शन क्या है, बड़ा रोचक विषय होता है समझने के लिए। कोई इमारत, कोई मूर्ति बनने के पहले किसी के मन में बनती है। दुनिया में जब वो दिखाई पड़नी शुरू होती है संरचना, तो उसके पहले किसी के मन में बनती है, मतलब कोई विचार उसके पीछे कार्य कर रहा होता है। तो विचार क्या है वो, खास तौर पर यह विषय हमारे सामने बड़ा स्पष्ट होता है हम जब बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप के स्थापत्य को देखते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से यहाँ पर शुरू हुआ, कि मंडप का आशय क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, अर्धमंडप के पीछे का दर्शन क्या है, शिखर बनाया गया है तो शिखर के पीछे का विचार क्या है, कलश के पीछे का विचार क्या है, तोरण क्या दिखाते हैं स्तूप के अंदर में, हर्मिका क्या दिखाती है, अंड या अंडा क्या दिखाता है। तो ये सब विषय आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट होते ही हैं आपको। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जब मुख्य परीक्षा की आप जब तैयारी करते हैं
तो वहां पर आप केवल सतही तौर पर नहीं पढ़ते हैं चीजों को, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की तरफ भी आपको जाना होता है। और अगर विचार आपको क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से विश्लेषण आपका अधूरा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप विश्लेषण में मात खा जाएंगे। विषयों को निर्धारित करने के बाद यहां पर इन्हीं विषयों को मैं अगर जोड़ूं तो कुछ विषय जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो मूर्त विरासत के साथ जुड़े हैं, कुछ विषय जुड़े हैं अमूर्त विरासत के साथ में। जैसे अगर आप बात करें तो स्थापत्य कला के जो विषय हैं, मूर्त कला के जो विषय हैं, उदाहरण के रूप में ये मूर्त विरासत के विषय हो गए। इसके अलावा अगर आप बात करें दर्शन की, आप बात करें साहित्य की, आप बात करें यहां पर भक्ति सूफी परंपरा की, हम नृत्य की बात करते हैं, तो ये अमूर्त विरासत के विषय हो गए। इसके साथ साथ में कुछ विशिष्ट विषय जिनको अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है, उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत रहती है। और वास्तव में यही विषय ऐसे होते हैं जो कि मूर्त विरासत, अमूर्त विरासत, विभिन्न सरकारी योजनाएं एक अधिकारी के रूप में आपके प्रयास कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए, वो यहीं से स्पष्ट होते हैं। आखिर हमें कला और संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जरूरी क्यों है? भारतीय कला और संस्कृति जो है, इसमें निरंतरता किस तरीके से हमें दिखाई पड़ती है? इसके अलावा हमारे समाज में इसका योगदान क्या है? कौन कौन से प्रयास हम कर रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए? बहुत बड़े विषय नहीं रहते, लेकिन अगर इनको न किया जाए तो इस विषय के संबंध में जो आपकी समझ है, वो समझ निश्चित रूप से अधूरी रह जाती है। विषयों को देखने के बाद जो अगला विषय हमारे सामने आता है यहाँ पर, वो आता है कि आखिर अध्ययन के स्रोत क्या होने चाहिए। देखिए, अध्ययन के स्रोत में जो नई एनसीईआरटी है, आपको इसी नई एनसीईआरटी को ही चुनना है। अध्ययन के स्रोत वही हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर मैंने आपको बताए थे। और अध्ययन के स्रोत देख करके आपको यह बात और समझ में आएगी, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी कोई अलग अलग नहीं होती है। यह बात मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि ऐसे विषय जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों में हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आज हम प्रारंभिक परीक्षा के विषय पढ़ेंगे, कल हम मुख्य परीक्षा के विषय पढ़ेंगे। हम पढ़ते हमेशा जोड़ करके ही हैं चीजों को। हाँ, उनकी जो उपयोगिता है उसको हम निर्धारित कर लेते हैं कि ये किस भाग में परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कहां पर अधिक उपयोगी है। तो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक और इसके अलावा जो कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है, इन दोनों में कई ऐसे विषय हैं, चाहे वो दर्शन के विषय हों, चाहे वो वास्तुकला के विषय हों, चाहे मूर्तिकला के विषय हों, विजयनगर की बातें हों, मुगलों की बातें हों, सिंधु सभ्यता की बातें हों, अशोक के स्तंभों की बातें हों, तो ये विषय कला और संस्कृति के साथ में हमें जोड़ करके समझने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा हम भाग 1 भारतीय कला का परिचय और इसका ही भाग 2, ये दोनों पाठ्यपुस्तकें हमारे लिए काम की रहती हैं। नितिन सिंघानिया की पुस्तक निश्चित रूप से यहाँ पर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाती हैं। भारत सरकार के द्वारा कई सारी सूचनाएं प्रकाशित की जाती रहती हैं कला और संस्कृति के संदर्भ में, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर में जो जानकारियां दी जाती हैं, उन जानकारियों को वहां से निकालना, फिर उनको पढ़ना, ये बहुत अधिक समय लेने वाला कार्य होता है। अधिकांश चीज़ें जो हमारे सामने उभर करके आती हैं वो इन पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से कवर हो जाती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कला और संस्कृति को पढ़ते हुए जो वर्तमान प्रवृत्तियां हैं,
अगर कुछ नवीन चीजें उभर करके आई हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना होता है। तो अब ऐसे में अध्ययन की रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको जो भी नोट्स आदि बनाने हैं तो वो आप एनसीईआरटी के आधार पर ही नोट्स बनाएं। पहली चीज, अगर मैं बात करूं नितिन सिंघानिया इस पुस्तक की, अगर मैं आपसे बात करूं तो यह पुस्तक पहले से ही नोट्स की फॉर्म में है, तो आपको यहां पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहती है। नोट्स अगर आप बनाएं तो एनसीईआरटी को आधार बना करके ही बनाएं। अब नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? तो जो भी आप मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का करीब 25% से लेकर 40% तक का हिस्सा ही आपके नोट्स का पार्ट बनना चाहिए, उसका भाग बनना चाहिए। अगर आप इससे अधिक चीजों को शामिल करेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़े हो जाएंगे और बहुत उपयोगी फिर नहीं रह जाएंगे हमारे लिए। नोट्स को बनाते हुए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आप एक विषय को उपखंडों में विभाजित करके करें। जैसे अगर मैं एक आपको यहां पर उदाहरण दूं कि आपको मूर्ति कला के संबंध में नोट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले मूर्ति कला की बात करते हुए आप इस विषय को देखें कि मूर्तियां बनाने में सामग्री कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, धातु का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से सामग्री को देखें और शुरुआती दौर में जो मूर्तियां बनाई गई वो किस तरीके से बनाई गई। इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए मूर्ति कला के जो अलग अलग शैलियां विकसित हुई फिर इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। जैसे गांधार कला का विकास किस प्रकार से हुआ, मथुरा कला का विकास किस प्रकार से हुआ, ऐसे ही अमरावती कला का विकास कैसे हुआ। चोल काल निश्चित रूप से कांसे की बनी हुई मूर्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि कांसे की मूर्तियों को बनाने की परंपरा हम हड़प्पा सभ्यता में ही देख लेते हैं, लेकिन आप जब विकास क्रम को देखेंगे तो वहां पर ये चीजें अपने आप जुड़नी शुरू होती हैं कि वैदिक काल के अंदर में क्या मूर्तिकला का विकास है। जवाब है नहीं है। हमें कुछ मूर्तियों का जिक्र मिलता है लेकिन हमें स्रोत के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मूर्तियां नहीं दिखाई पड़ती वैदिक काल में, तो हम उसका अध्ययन भी नहीं करते। तो आपको ऐसे में, जैसे आप जब मूर्तिकला को पढ़ रहे हैं तो पाषाण काल में क्या मूर्तियां बनी, सिंधु सभ्यता में क्या मूर्तियां बनी, क्या उनकी उपस्थिति है, वैदिक काल में क्या मूर्तियों की उपस्थिति है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और ऐसे ही महाजनपद काल, ऐसे ही मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, तो अलग अलग कालों में किस प्रकार से मूर्ति कला का विकास हुआ है। आप इस निरंतरता को ध्यान में रखते हुए और इन विषयों को जोड़ते हुए आप चलें। यहां से आप जब इस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बेहतर नोट्स तैयार होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो एक विश्लेषण परक एक मन स्थिति है, आप उसका इस्तेमाल करें। कैसे? आखिर ये चीज क्या है? कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्यों है, किसने इसको शुरू किया, इसका महत्व क्या है। अगर कोई घटना घटी है तो, या मूर्ति बनी है, इमारत बनी है, तो कारण क्या है इसका, प्रभाव क्या है इसका। इसको हम लोग कह देते हैं कि जो W वर्ड्स हैं अंग्रेजी भाषा में, तो W वर्ड्स का इस्तेमाल इसको हम लोग कह देते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम विश्लेषण की बात कह देते हैं कि विश्लेषण करते हुए आप चीजों को पढ़ें। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब जब एक बार आप अध्ययन कर लेते हैं, आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो अगला विषय आता है
कि परीक्षा में इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। परीक्षा में इस ज्ञान का उपयोग करने का जो एक ही मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है अभ्यास, पुनः अभ्यास, बस लगातार रिवीजन। और आप जब रिवीजन करते हैं तो आपके पास कोई एक विषय तो होता नहीं है, अनेक विषय होते हैं। तो ऐसे में आपको यहां पर समय निर्धारित करना पड़ता है। जैसे बड़े विषयों के लिए आप शुरुआती दौर में दैनिक अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक बार आप दैनिक अभ्यास कर लेते हैं तो दैनिक अभ्यास की प्रक्रिया को आप थोड़ा बदल सकते हैं और इसे सप्ताह में एक बार लेकर के जा सकते हैं कि अब हफ्ते में एक बार इसका अभ्यास करना है। दैनिक अभ्यास कर लिया आपने, साप्ताहिक अभ्यास कर लिया आपने, तो फिर इसको आप अंततः लेकर के जाते हैं मासिक स्तर पर, मंथली, कि एक महीने के अंदर में मुझे कम से कम इस विषय का एक बार तो अभ्यास करना है। और अभ्यास करते हुए आप प्रश्न चुनें। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, आप उनको आधार बनाइए। तो वहां से आपको यह समझ में आएगा कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है वो उसकी मांग क्या होती है। जैसे मैंने कुछ एक प्रश्न आपको यहां पर दिखाए, उनकी मांग को समझाया आपको, तो वो चीजें आपको स्पष्ट होनी शुरू होंगी। और इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हमारी तरफ से भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, वहां पर जो प्रश्न होते हैं आप उनको चुनें और उनका आप अभ्यास करें। सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि केवल पढ़ना काम नहीं आता है। पढ़ना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ में अपने ज्ञान को लगातार जांचता रहता है, मूल्यांकन करता रहता है अपने ज्ञान का, वो विद्यार्थी सबसे अच्छा। इस बात को मैं हमेशा इस तरीके से कहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग आपका मूल्यांकन करे, इसके पहले आप अपना मूल्यांकन करते रहें, वही बेहतर है। मैं आशा करता हूं कि कला और संस्कृति के संबंध में मुख्य परीक्षा के विषय को ध्यान में रखते हुए जो मैंने चर्चा की है, यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अंत में मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो विषय प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा दोनों में आते हैं, उनकी तैयारी जोड़ करके ही होती है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, तैयारी जोड़ करके होती है। हम लोगों ने यहाँ पर इन वीडियोस को अलग अलग सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, लेकिन इन सारे वीडियोस के बीच में मैंने एक लिंक भी बनाया है, एक संबंध भी स्थापित किया है। जैसे कि कला और संस्कृति के विषयों को देखते हुए आप जब प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के उन वीडियोस को देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर भी उपयोगी दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की अपनी इस क्लास को विराम देना चाहूँगा। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।